Good morning, everyone. So yesterday, what we have covered broadly the attitude. What is attitude? ठीक है. What are the characteristics of attitude, and what are the component of attitude? What are the three components of attitude? हाँ. बिहेवियर. कॉग्निटिव याद करोगे तो पहला कीवर्ड कौन सा आना चाहिए? नॉलेज. अफेक्टिव, feelings and emotions, and behavior, action. These are the three things that you must remember, and almost all attitudes they have these three components almost. ठीक है. And cognitive and affective, they are the major thing that determine the behavior, right? Now today we will be learning about the formation of attitude. एक चीज समझना कि एथिक्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है. एथिक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ इस तरीके से एक टॉपिक पढ़ा और उसका कनेक्शन दूसरे से नहीं है. नहीं, दे आर इंटर रिलेटेड. इफ़ आई टॉक अबाउट इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी इज कनेक्टेड विद अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो. इफ़ आई टॉक अबाउट प्रॉबिटी, ठीक है, प्रॉबिटी इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, राइट? So superset of values. So probity is connected with accountability, with transparency. Accountability connected to transparency. ये जो जितने भी topics हैं ये सब आपस में interconnected है. Similarly, it goes with formation of attitude. Go back to our previous classes. You remember we had studied formation of values. Values कैसे form होती है? तो हम उस समय हमने क्या डिस्कस किया था? Values starts right from the family. Family is the first school and mother is the first teacher. You remember that? हमने ये सब डिस्कस किया था, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर भी है. सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है. और ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और आपको लगता है कि ये चीज़ तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन दिया इसका मतलब है उसका आंसर तो है, ठीक है, तभी दिया है. तो क्वेश्चन को उस तरीके से ही हमें अटेम्प्ट करना है. अगर आज आपसे पूछा जाए व्हाट इज हाउ एटीट्यूड इज फॉर्म्ड, यू विल गो बैक टू द क्लास ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज, विल jot down some points जितने भी आ रहे हैं, एंड विल राइट इट इन एटीट्यूड ऑल्सो. समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चंस को करते हैं. एंड दिस ट्रिक वर्क्स इन जीएस ऑल्सो. सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है. पॉलिटी का कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है हिस्ट्री में पूछ ले, इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन हो सकता है कि ज्योग्राफी में पूछ ले. जैसे कि पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं ना, पहला चैप्टर कौन सा पढ़ते हैं हम? इवोल्यूशन पढ़ते हैं ना. हिस्ट्री, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, Government of India Act 1909. This is also part of polity, Lakshmikant, but this is also part of history. These are interconnected. इसी तरीके से ज्योग्राफी में, अगर इकोनॉमी में बात करें हम, आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. सिमिलरली वी स्टडीड इकोनॉमी ऑल्सो. तो ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं. एथिक्स इज ऑल्सो इंटरकनेक्टेड. एक चीज़ को अप्लाई करके दूसरी चीज़ में भी अप्लाई किया जा सकता है. ये एक ऐसी स्किल है जो कि हर एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट को आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर राइटिंग तभी हो पाती है, राइट? इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना. अब हम चलते हैं इस पे, लर्निंग बाय एसोसिएशन, सोशल ऑब्जर्वेशंस एंड रोल मॉडल अप्रोच. यहाँ पर 3 चीज़ें हैं. लर्निंग बाय एसोसिएशन. एसोसिएशन आपका कोई ग्रुप है, आप कहीं सोशली, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, किस तरह का वहाँ सराउंडिंग है, फैमिली में रहते हैं, वो सब मायने रखता है, ठीक है. फिर सोशल ऑब्जर्वेशन. एज एन इंडिविजुअल आप कितनी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए आप अपना एटीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं, एटीट्यूड फॉर्म भी कर सकते हैं. फिर उसके बाद रोल मॉडल अप्रोच. आपका रोल मॉडल कौन है, इन सब के कारण एटीट्यूड फॉर्म होता है. अब इसको ब्रॉडली देखा जाए, फर्स्ट लेवल ऑफ एसोसिएशन कौन होता है किसी भी इंसान का? पेरेंट्स एंड फैमिली.
family is the first informal school for a child, and we learn attitude there, right? If parents have positive attitudes towards life, it is quite obvious that the child will also develop positive attitude, isn't that? अगर एक पेरेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ को लेकर है तो चाइल्ड का भी पॉजिटिव एटीट्यूड होगा. इफ अ पेरेंट shows anger and he is quite negative towards life, you will find similar traits and similar attitude in the child also. So what your family and your parents, they have attitude, there is a high chance that you will also build up similar attitude. If in the family has the habit of disrespecting the household workers, what do you feel? क्या होगा फिर? The family has a habit of disrespecting the household workers, then the child will also learn the similar attitude of disrespecting the household laborers, right? This is how family actually develops the attitude. Can you pick up some more examples? The belief or practices the family does gets inherited by the child. That is true. If a family is quite religious, so similar kind of traits, attitude is being developed in the child also, right? Next level of association happens at the school level with teachers. हम स्कूल में एक बहुत अच्छी चीज सीखते हैं ना, that is the value of discipline. Do we learn this attitude or not? ये एटीट्यूड फॉर्मेशन यही होता है. और एक और एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है, वो होता है कंपटीशन का. घर पे जब बच्चा रहता तो उसको इतना कंपटीशन का नहीं होता, लेकिन जैसे ही स्कूल में जाते हैं इतना कंपटीशन होता है, वहाँ पर हम वो एटीट्यूड सीखते हैं कंपटीशन का. वो कंपटीशन का एटीट्यूड आप घर पे नहीं रह के सीख सकते. दिस इज व्हाट वी लर्न ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम ओनली इन स्कूल, हाउ टू compete. You enter that racing thought that I have to come first, I have to come second, and this is how your attitude is formed. With your experience, can you tell me more examples at the school level with regard to the formation of attitude? हाँ, character work, you learn. अच्छा, collective work, yes. Collective work, you learn the attitude for collective work. True. Teamwork. Brotherhood, yes. How to coexist. This is also a good thing. Actually, if you remember that time period, pre-colonial time, when there was caste system, so there was diversification, there was bifurcation in the class also, that the scheduled caste will attend so and so class while the Brahmins will attend so and so caste. But right now the attitude has changed with regard to scheduled caste, untouchables. Now in class we learn to socially integrate with each section of the society, irrespective of the fact whether you have a lower strata people like जो लेबर क्लास के होते हैं, चाहे कोई भी हो, रिच पुअर, एवरीवन इन द स्कूल सिट टुगेदर. सो यू लर्न द एटीट्यूड ऑफ ब्रदरहुड, you form the attitude. Then the third level of association is at the organizational level, where we work.
Even when you are in the office, for example, you are a civil servant, so you form different kind of attitudes even during that time period. You form the attitude of discipline, you form the attitude of honesty as well as accountability. होता है, you learn the accountability mostly during the organization work. Mostly. Why? Because when you are a student, you can still have leadership role, but when you are in the organizational level at that time period, you are most accountable for the work because you are being paid for that, right? At that time period, you are mostly accountable for your work. So you are answerable for all the decisions that you are taking. This is how attitude is formed. Attitude with respect to accountability. Getting it? You learn the leadership role. Attitude with respect to leadership is being formed. अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो तो आपका लीडरशिप रोल होना चाहिए ना, बिकॉज ऑलमोस्ट यू विल बी एट द टॉप ऑफ द organization. A district magistrate is being the highest officer in the district. So the district magistrate must have leadership role. In that case, the attitude towards leadership is formed. Getting it? Children learn to respect elders obviously by observing their parents. I think we have discussed most examples here. ये slide clear हुई? How we learn in association through social observation, right? Through role models. इसमें कोई doubt? Okay. Instrumental conditioning, principle of reward and punishment. Instrumental, instrument का अगर हम बात करें तो instrument की मतलब क्या होता है? Just a means. एक means का मतलब साधन. बिल्कुल literally अगर meaning में जाए तो means का मतलब है साधन. अब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. बचपन में आपको कुछ ऐसा रिवॉर्ड मिला हो, उसके बाद आप खुश हो गए एंड देन यू फॉर्म द एटीट्यूड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट कि ये काम करना तो बहुत अच्छा है, और वहीं पर कभी अगर आपको पनिशमेंट मिली हो तो आपको समझ में आया कि ये काम करना तो बहुत ही गलत है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चीटिंग करते हैं स्कूल में तो आपको पनिशमेंट मिली, यू लर्न द एटीट्यूड दैट चीटिंग इज एक्चुअली रॉन्ग. You learnt it. How did you learn that? You learned by getting punishment. You understood the lesson that that cheating is wrong. So you formed the attitude that this is negative activity and you should not do that. When we come to the reward wala section, we have often seen that when you work hard, you come first, second, third and whatever rank in your school, then you get a positive motivation. When you see others getting this rank, you also get a positive motivation that you should also compete, work hard in order to be at the top in the class. So if you are rewarded for an activity, it gives you a positive boost up that you should also work for it. So you form the attitude towards your studies that you should work hard. Two examples while you are in school, reward and punishment. बचपन की कोई ऐसी बात याद हो जब आपको पता है कि रिवॉर्ड मिला तो बहुत अच्छा रहा, पनिशमेंट मिला तो गलत हो गया. अब जैसे हम बचपन में कुछ अच्छा काम करते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है ना. जैसे मुझे बचपन में कहा गया था कि अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो आपको एक डॉल ला के दी जाएगी. तो आई अंडरस्टूड दैट बिहेविंग गुड इज इम्पॉर्टेंट and then I will get reward. So I was happy that I will be getting reward. So I changed my attitude, formed my attitude towards
दोज एक्टिविटीज़। अब उल्टे काम करते थे बचपन में तो सबसे पहले आके थप्पड़ पड़ता था, होता था ऐसा, ठीक है। तो फिर ये समझ में आता था कि ये काम नहीं करना है, इससे तो पनिशमेंट मिलती है, राइट। मेरे बचपन की एक कहानी है। मैं बचपन में मैंने एक कटोरी ली दही की और मैंने उसको झूठी कर दी, तो वो सबके लिए मजाक बन गया उस समय, ठीक है। तो सब हंसने लगे कि इसने बचपन में, बहुत छोटी थी मैं, शायद 3-4 साल की होगी, तो सबको ये मजाक लगा कि इसने कैसे आके एकदम से ऐसे कर दिया। तो मुझे समझ में आया कि सब हंसे, दैट मीन्स इट इज़ अ रिवॉर्ड, मेरी एक्टिविटी पे हंसे तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। I repeated the same activity second time, but this time instead everyone laughing and appreciating me, I got a slap. And they told me that this should have been done, the slap should have been given just at the right time, at the first time itself, because you didn't learn your lesson. And then I understood कि कहीं किसी की भी प्लेट से कुछ भी उठाकर खाना is not a good habit. छोटे बच्चे क्या करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं प्लेट से किसी की भी उठा के खा लेते हैं ना, उनको तो ये नहीं पता कि नहीं, किसी की प्लेट से नहीं खाना होता। I understood my lesson that this has not to be done. I learnt my lesson then. Now you tell me when reward was actually good for you. बोलो, reward and punishment, कुछ ना कुछ तो होगा, आपका भी एग्जाम्पल अपने एक्सपीरियंस से बताओ। बचपन की बात ही बताना या कहीं की भी बता दो। हाँ हाँ, वो गुल्लक में। बोलो शिवम। रवि। बहुत होगा, याद नहीं आ रहा है, वो बात अलग है। रवि, टिल देन यू टेल मी। फर्स्ट क्लास में 100% अटेंडेंस के लिए प्राइज मिला था। अच्छा। पर मुझे स्कूल जाना पसंद था, वो पापा हमेशा तैयार करके भेज देते थे। हम जिस दिन प्राइज मिला था सबके सामने असेंबली में, तो तब प्राउड फील हुआ था। तब अच्छा फील हुआ था। देन यू मस्ट हैव फॉर्म द एटीट्यूड दैट दिस इज गुड। आई थिंक 10th स्टैंडर्ड तक मैं लगभग शायद ही कुछ दिनों तक मैं मिस हो जाता, जैसे कि बस छूट गई या फिर ज़्यादा तक कभी एब्सेंट होता। ओके, दैट इज गुड। अच्छा, बॉर्नविटा, हाँ मुझे भी पसंद था बॉर्नविटा। मैंने तो अभी कुछ टाइम पहले ही बॉर्नविटा बंद किया है। अच्छा, मुझे तो बचपन में सैरेलक बहुत पसंद था। अपेरेंटली व्हेन आई वाज बोर्न तो मार्केट में सैरेलक जैसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन जब मेरी छोटी बहन का टाइम था तो उसके लिए सैरेलक आता था, तो उसका सैरेलक मैं खाती थी, मुझे उसके लिए भी बहुत डांट पड़ती थी। आपने किया है कभी ऐसा? सैरेलक खाया है? हाँ, नहीं खाया है? जाके खाना, अच्छा होता है। एप्पल फ्लेवर अच्छा होता है उसका। ओके। तो अगर कुछ भी आपको किसी भी एक्टिविटी के लिए रिवॉर्ड मिला है तो देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल रिपीट दैट बिहेवियर अगेन, जस्ट लाइक द वे रवि टोल्ड अस दैट he was given an award while he was in first standard for getting 100% attendance in this school. So he learned that by being present in the school 100% attendance से उनको reward मिला. He repeated that behavior, right Ravi? And you tried to maintain 100% attendance all throughout his school life. So this is how, if reward is being given for an activity, in that case reward मिला, reward के case में there is a high chance that you will repeat the same behavior, right? And when other way happens, when you are being punished for an activity, there is a high chance that you will not tend to repeat the same thing as you are being punished. So you learned the lesson, this is a negative activity, and you form the attitude accordingly, right?
क्लासिकल और Pavlovian conditioning, right? Oh, my notebook is not here. Okay, क्लासिकल कंडीशनिंग, पहले इसको समझो कि ये होता क्या है. अगर हमने एक प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार एक कंडीशन दी है, बार बार एक कंडीशन दी है जिसके कारण प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस भी डिजायर्ड मैनर में रिजल्ट करने लगे, उस प्रोसेस को कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग. अब इसको इस तरह से समझो. प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस, जैसे कि एग्जाम्पल से पहले समझते हैं. एक पावलोव का एक एक्सपेरिमेंट था. इसने क्या किया, सबसे पहले बेल बजाई और इसका टारगेट था बेल बजाऊंगा और डॉग को बुलाऊंगा खाना खाने के लिए. तो इससे सबसे पहले बेल बजाई तो देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द डॉग, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द डॉग. तो बेल वाज द स्टिमुलस, बट this stimulus did not receive any signal, any response from the dog. Dog didn't come. तो बेल क्या थी, न्यूट्रल स्टिमुलस. ग्रेजुअली फिर से बेल बजाई अगले दिन और डॉग को बुलाया खाना खाने के लिए. तीसरे दिन फिर से बेल बजाई, डॉग को बुलाया. चौथे दिन से डॉग को यह समझ में आने लगा बेल का मतलब है खाना खाने के लिए आ जाओ. चौथे दिन बेल बजी तो डॉग खुद से आया. पांचवें दिन बेल बजी फिर आया. सातवें दिन तक जैसे ही बेल बजती है डॉग के मुंह में पानी आ जाता है. दैट मीन्स डॉग स्टार्टेड सेलिवेटिंग. होता है ना, कुछ अच्छा खाना बनता है तो वी ऑल्सो स्टार्ट सेलिवेटिंग. तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बेल बज रही है तो डॉग स्टार्टेड सेलिवेटिंग, मतलब दिस न्यूट्रल स्टिमुलस व्हिच वाज अर्लियर न्यूट्रल, नाउ इट इज नॉट न्यूट्रल, राइट? अब डॉग has started salivating, it has started providing response to the stimulus, right? अब इसको एक बार फिर से समझते हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आएगा तो ठीक होगा. बेल पहले क्या थी, डे 1 में इट वाज न्यूट्रल स्टिमुलस, राइट? इसमें तो कुछ करना ही नहीं था. डॉग को क्या पता था कि बेल बजने से मुझे खाना चाहिए है, मुझे बुलाया जा रहा है कि आप खाना ले लो. इट वॉज ग्रेजुअली व्हेन ही सॉ द लिंक ऑफ बेल टू द फूड दैट ही अंडरस्टूड एंड ही फॉर्म द एटीट्यूड. देन एटीट्यूड तो तब फॉर्म हुआ ना जब उसको लिंक होने लगा कि बेल बजना यानी कि खाना मिलना है मुझे. तो this is how what is classical conditioning. जब एक प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस को आप रिपीटेटिवली एक डिजायर्ड मैनर में बार बार इम्पोज करते रहो तो वो प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस भी डिजायर्ड तरीके से रिस्पॉन्स देगा. दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग. एक और एग्जाम्पल समझो. एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको दुनियादारी का कुछ नहीं पता, लेकिन एक छोटे से बच्चे को बचपन से ये बताया गया है कि ये लोग जो हैं ये अनटचेबल्स हैं, ये अच्छे नहीं हैं, आपको इनके पास नहीं जाना. तो वो बच्चा जब पहली बार ये बात सुनेगा तो वो बोलेगा मैं क्यों, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा. Why should I behave like that? He is my good friend. I play with the person. I go to school with this particular person. What if the person is scheduled caste? Just taking the example, hypothetical example. Now the grandmother comes daily and tell the child that see they are scheduled caste. You should not play with him. You should not go school with him.
the child will again maybe ignore, saying that he is my good friend, I will still go with my friendship. But the grandmother or the grandparents or family, whatever, continuously tells this particular kid that you should not go, you should not go, you should not play with this. There will be a time when the child will also form this attitude with regard to the person, other person who is scheduled caste, other kid who is scheduled caste. होगा ऐसा? शिवा, कन्विंस हो? अंडरस्टैंड इट. जो एक छोटा बच्चा होता है ना, उसकी ज़्यादा बुद्धि नहीं होती है अपनी. वी आर grown matured adults, we know, we have knowledge that caste system is not good, untouchability is forbidden in our country, but the same thing is not being fed into the child. चाइल्ड एक छोटी सी कली की तरह होती है, तो जिस डायरेक्शन में आप उसको लेके जाओगे वो उस डायरेक्शन में खिल जाएगी, राइट? सो इफ यू विल डू दिस रिपीटेटिव behavior inducement into the child, there is a high possibility that the child will be conditioned and an attitude will be formed. Just giving you a hypothetical example for the same. If I tell you about my example, I was in probably 5th or 6th standard. I never knew about who is IAS officer, never, but my family knew it. They told me that you have the capacity, you can become a civil servant, you should have good leadership qualities and you should go for it. I was previously a neutral stimulus, na? I have no information with regard to this. Gradually I grew up. Then I met my teacher who was also preparing for civil servant, and he told me repetitively, you have the capacity to do that. You can become a civil servant, you can become a civil servant. And gradually I decided that I will be giving my life, I will be serving the nation. But I was previously a neutral stimulus. I got inspired, I got conditioned when I got conditioned when they repetitively imposed, कह सकते हैं, repetitively they told me that you should become a civil servant, and then I worked for it. That means I resulted, I acted in the desired manner. अब संतुष्ट हो एग्जाम्पल से? बचपन से ही आपको लगा कि आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे? सुना था ना? Then you were actually previously a neutral stimulus, and then when you heard about it कि ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं, your family must have supported, your teachers, your friends, they must have supported कहीं ना कहीं से, and then you actually behaved in the desired manner. This is what is classical conditioning. ये clear हुआ? हाँ? पढ़ो definition. हाँ पढ़ो, कोई बात नहीं. यहाँ एक चीज है रिपीटेटिवली. अगर रिपीटेशन नहीं है, ठीक है, तो देयर इज अ चांस दैट द एटीट्यूड विल नॉट बी फॉर्म, because that must be done repetitively, the activity must be done repetitively. Only then the neutral stimuli, which was actually earlier neutral, only then will become a positive stimuli. ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया. This was actually an experiment on classical conditioning, right? इस एक्सपेरिमेंट में the ringing of the bell was the conditioned stimulus and the conditioned response was salivation. ठीक है, ringing of the bell, initially it was neutral, but gradually it became a positive stimuli. स्टिमुलस का मतलब क्या बोला था हमने? कोई इवेंट जिसका कोई रिएक्शन एक्सपेक्टेड हो. बेल बजी, कोई रिएक्शन एक्सपेक्टेड ही नहीं था, तो
तो वो न्यूट्रल हुआ. ग्रेजुअली बेल बजने का मतलब था खाना मिलना. डॉग अंडरस्टूड दैट, देन इट बिकेम अ पॉजिटिव स्टिमुली. राइट रवि, क्लियर? हाँ, I am just coming. ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग की एक डेफिनेशन लिखो. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन. It is a process of behavior modification in which a previously neutral subject responds in a desired manner, by repetitively presenting an unconditional stimulus that elicits the desired response. Classical conditioning, it is a process of behavior modification in which a previously neutral subject responds in a desired manner by repetitively presenting an unconditional stimulus that elicits the desired response. ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख लो. Children who hear repeated pairings, hypothetical situation है, ठीक है, don't go it otherwise. Children who hear repeated pairings, Muslims aggressive, Muslims fundamentalist. Children who hear repeated pairings, Muslims aggressive, Muslims fundamentalist, throughout their early development may adopt such negative attitude even without meeting them. Done. Okay. Now, the next part, other factors that affect attitude formation. Learning attitudes through cultural norms. Do we do that? अपने cultural norms से, ठीक है, we form the attitude accordingly, जिस तरह का हमारा culture होता है.
जस्ट गिव मी सम एग्जाम्पल. जैसे हमारे कल्चर में क्या है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, दिस इज द कल्चर. हमारे कल्चर में क्या है, सुबह सुबह उठ के नहा धो के पूजा करना, सुबह सुबह उठ के योगा करना. दिस इज पार्ट ऑफ आयुर्वेद. सो दिस इज द कल्चर. इफ वी ट्रेन अ चाइल्ड और इफ वी ट्रेन एनीवन विद दिस कल्चर, द सेम काइंड ऑफ एटीट्यूड विल बी मेड. अच्छा, ये बात कौन मानता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है? कौन कौन मानता है? अच्छी बात है ना? सो यू फॉर्म द एटीट्यूड. मे बी यू टेल समवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज, they might not agree, they will say that we do go for night duty. हो सकता है इंडिया में भी नाइट ड्यूटी करने कोई जाए, लेकिन हमारे कल्चर में ये मानना है कि सुबह उठना अच्छी बात होती है. यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. So this is the attitude that has been formed, but the attitude formed is just because of the cultural norms, right? Norms are verbal rules about behavior that everyone is supposed to be shown. इंडिया में कल्चर है जॉइंट फैमिली का. अभी कोई जॉइंट फैमिली में रहता है? हाँ, जॉइंट फैमिली में. शिवम, न्यू, ओके ओके. तो जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इंडिया में कल्चर है ना जॉइंट फैमिली का, तो दैट इज वाई वी अप्रिशिएट एंड वी अकॉर्डिंगली फॉर्म द एटीट्यूड विद रिगार्ड टू जॉइंट फैमिली. अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ जॉइंट फैमिली जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है. दिस इज ओनली इन इंडिया. दिस इज आवर कल्चरल नॉर्म, राइट? और एग्जाम्पल दो कल्चरल नॉर्म से. हाँ, टचिंग फीट, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, दिस इज आवर कल्चर. अब इसको कंपेयर करो एक बार वेस्टर्न कंट्रीज से. they might not consider it good that you are touching feet of someone else, but this is part of our culture. We show respect to our elders by touching the feet. So this also formed a good attitude. When you touch the feet of elders, you actually show your humility, that how humble you are, how polite you are, right? अगर आपके अंदर कोई ईगो है कि मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, तो this is how you subdue your ego, you reduce your ego by touching the feet of others, by showing that we respect you above and all. This is how attitude is formed. Shivam, getting it? Any doubt? You look to me confused today. What has been happening? What's going on behind your mind? What you have been thinking at? I don't think so. You look to me confused. I actually, today it has been taking me more efforts to speak. I should have been in that perplexed condition, but instead of me, you are doing that. What you are thinking? Tell me. बहुत टाइम से देख रही हूँ. Okay, but you are actually not like that. I have been seeing you from the day one. You are not like that. चलो, ये चीज क्लियर हुई आज. लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू कल्चरल नॉर्म्स, बहुत सारी चीज़ें. देखो, एक और चीज़ क्वेश्चन आया एग्जाम में, डिफाइन एटीट्यूड. ठीक है, वैसे इतना डायरेक्ट क्वेश्चन तो अब नहीं आते कि डायरेक्टली डिफाइन एटीट्यूड, बट ठीक है, आपके लिए बना रही हूँ. डिफाइन एटीट्यूड, शो हाउ एटीट्यूड इज बीइंग फॉर्म थ्रू द कल्चरल नॉर्म्स. तो हाउ विल यू डू दैट? ज़्यादा आपको मटेरियल इसके ऊपर कहीं नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे? एटीट्यूड की डेफिनेशन दोगे, एक दो उसका एग्जाम्पल दोगे, उसके बाद हेडिंग डालोगे लर्निंग एटीट्यूड थ्रू कल्चरल नॉर्म्स. बेसिक कुछ फैक्टर लिख दिए, व्हाट इज नॉर्म्स, ये सब कुछ थोड़ा सा लिख दिया. उसके बाद क्या करोगे? एग्जाम्पल दोगे ना. एग्जाम्पल किस लेवल पे दोगे? पहले पर्सनल लेवल पे, राइट, फिर सोसाइटल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी दे सकते हो अगर है तो. बताओ, सोसाइटल लेवल. जैसे इंटरनेशनल लेवल का एक एग्जाम्पल बताती हूँ, दैट इज वसुदेव कुटुंबकम. द वर्ल्ड इज वन फैमिली. दिस इज पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चर. आई थिंक नो अदर कंट्री सेज
in that manner that the world is one family, right? But Vasudev Kutumbakam is part of our culture. So at the international level, we have been following that thing. So this has become India's attitude. When we help, you remember we had sent, for Turkey, we have sent our disaster management team during their earthquake time. Why did we send that? We have formed an attitude of helping others just because we believe in the culture of Vasudev Kutumbakam. नेपाल में अर्थक्वेक आया, हमने हेल्प करने के लिए भेजी ना, ठीक है? We believe in Vasudev Kutumbakam. That's why we have sent help, right? अच्छा बताओ, अभी इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, नेशनल लेवल पे बताओ. SBM स्वच्छता वाला, स्वच्छ भारत अभियान. Our culture says that we should maintain cleanliness. हम मंदिरों में कितनी साफ सफाई रखते हैं ना, पूजा करने जाते हैं, कैसे करते हैं? नहा धो के करते हैं ना. ऐसा तो नहीं है कि बिन नहाए कोई भी, देखा है कभी? मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, हमेशा पहला नियम होता है नहा धो के साफ सुथरे तरीके से तब मंदिर जाओ. सो स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा है, this has formed the attitude because our culture says that we should maintain cleanliness. That is why we have run this policy, this program. Societal level पे बताओ. Our culture says charity, right? Charity, true, compassionate, compassion, ये भी आ सकता है. Our family tells us to go for charity, दान करना चाहिए, क्योंकि by doing that you help others. And being compassionate is part of our culture, always help others. So show unselfish care and concern for the others, right? So इसलिए societal way में देखें तो these are the attitude that we have formed, right? लिंक कर पा रहे हो कैसे कल्चर के कारण हमारा एटीट्यूड फॉर्म हुआ, एंड देन वी अप्लाइड दैट इन द सोसाइटी एट द सोसाइटल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, राइट? अब आप सोचोगे मैंने ये एग्जाम्पल मैं कहीं से लेकर आई हूँ या मैं पहले से पढ़ के आई हूँ. नो, दिस इज जस्ट द नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर डे टू डे लाइफ एंड दैट आई हैव पुट अप हियर इन फ्रंट ऑफ यू. एग्जाम में एग्जैक्टली यही करना है. कितने एग्जाम्पल्स खुद से बना के लेके जाओगे? हालांकि एग्जाम्पल्स बनाने हैं, एग्जाम्पल्स को इस तरीके से यूज़ करना है, लेकिन जो भी आप जीएस में पढ़ रहे हो उसको इस तरीके से एथिक्स में एग्जाम्पल के रूप में अप्लाई करना होगा, ठीक है? एक और चीज़ समझना, पर्सनल लेवल की बात करें तो उसमें इमोशनल, मतलब उसमें कुछ पर्सनल क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है? लेकिन सोसाइटल, नेशनल, खासतौर पे नेशनल, इंटरनेशनल, इवन सोसाइटल लेवल पे भी कोशिश करना कि आप अच्छे एग्जाम्पल्स दो जो कि फैक्ट बेसिस पे हो, ठीक है? जैसे अशोक खेमका, यू रिमेंबर द आईएएस ऑफिसर हु हैज बीन ट्रांसफर्ड द मोस्ट इन हिज होल वर्किंग स्पैन, सो ही इज बीइंग रिमेंबर्ड फॉर ऑनेस्टी. तो गिव सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स. Armstrong Payne, he is an IAS officer who had built up a road, around 200-kilometer road, ठीक है? That too by using the donations and not utilizing anything from the government resource fund, because it was difficult for him at that time period to procure the government funds. There was not much fund, but he still made that road. So he is being remembered for showing his compassionate behavior. इस तरह के अच्छे एग्जाम्पल्स कोट करने होते हैं, ठीक है? और ये सारे एग्जाम्पल्स आपको जीएस से ही मिलेंगे.
पर्सनल एक्सपीरियंस, पास्ट में कभी कुछ एक्सपीरियंस इस तरह से हुआ कि उसके बाद इस तरह का एटीट्यूड फॉर्म करा, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के कारण. यू रिमेंबर आवर एटीट्यूड गेट्स चेंज, और कुछ लोगों की ड्रास्टिक चेंज भी हो जाते हैं कुछ एक्सपीरियंस के कारण. आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ B.R. अम्बेडकर. इनफैक्ट महात्मा गांधी के टाइम का एक एग्जाम्पल बताओ व्हेन ही चेंज्ड हिज एटीट्यूड बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस. बिल्कुल सही. वो उनकी लाइफ का एक ऐसा टाइम था व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन एंड white person came and he asked him to get down from the train, while he said, I have been carrying the train ticket for this passenger coach, but he said no. The white man said no, you will have to get down because you are black. This was the time when his personal experience changed his life for forever, and since then he thought that he will work against this discrimination. And look at his journey right from that time period till the time he actually made India free through the British clutches. Isn't that the personal experience forming a drastic change and then a change in attitude? And that positive attitude helped so much, helped in such a good manner that India was actually free because of Bapu. He showed us the path of non-violence and truth, and that is why we are free today, we are independent. तो पर्सनल एक्सपीरियंस के कारण बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है, एटीट्यूड चेंज होता है. अनदर एग्जाम्पल इज सिद्धार्थ गौतम बुद्ध. ही सॉ एन ओल्ड पर्सन, then a diseased person, his demise, and then he actually left the world. उनको सब चीज़ों से वैराग्य आ गया. तो ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था. उस पर्सनल एक्सपीरियंस के कारण क्या हुआ? He left the world and he then went for the path of enlightenment. This personal experience changed his attitude, and this is how an attitude was formed. Give me some more examples when your attitude or someone else's attitude was changed because of the personal experience. बताओ. हाँ, एक एग्जाम्पल तो बताओ. And the attitude was changed. बचपन में लगता था कि फ्रेंड्स बनाने के लिए सब लोग सामने से आएंगे तब फ्रेंड्स बनेंगे, पर बड़ा होकर पता चला तुमको जाना पड़ता है पहले बात करने के लिए. हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस और बताओ. शिवम. When you get down and just look at your life itself, na, you will think, you will come to know that you have so many things to tell, but right now you might not be able to recall that personal experience. बताओ. याद नहीं. एग्ज़ाम में कभी ऐसा हो तो जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, उनके बारे में सोचना. जैसे आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी, देयर वाज अ टाइम व्हेन ही यूज्ड टू सेल चाय, रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे. तो उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस था ना, व्हेन ही सॉ पॉवर्टी, मे बी ही लर्नड
the value, and then he said that I, even if he is being in the poor condition, but he will emancipate and he will uplift all poor people in India. And today he is the prime minister and is working for that. He changed his attitude because of his personal experience. Isn't that? ऐसे ही बड़े बड़े जो भी लीडर्स हैं उनकी लाइफ से कुछ भी जितना भी पढ़ा है उससे बेसिस पे करो, लेकिन करो. जवाहरलाल नेहरू जी का कैपिटलिज्म के अगेंस्ट कुछ एक्सपीरियंस था ना, because he had seen that capitalism was actually born in the western countries, especially it was in the England when capitalism उस समय वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा dominated था, क्योंकि industrial revolution came in England, it was started in England. तो जवाहरलाल नेहरू used to associate capitalism with westernization, with western values, and he saw that capitalism actually harasses the labor. That is why he switched to socialism. He was a socialist actually, Jawaharlal Nehru. And you must have seen that ever since the time period independence के बाद से ही whatever the mostly economic policies was done, it was in the line of socialism only, mostly, right? So based on the condition at that time period also, he became a socialist. Why he became a socialist? Because of his personal experience. So he's changed his attitude and became a socialist because of the circumstances and his personal experience. This is how you connect the examples. Think on this line and you will be able to get those examples. एथिक्स में कंसेप्ट के साथ दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एग्जाम्पल्स. ठीक है, और यही कुछ लोगों को बहुत चैलेंज आता है, क्योंकि यहाँ पर जीएस की तरह नहीं है ना कि कुछ भी याद कर लो और वहाँ जाके लिख के आ जाओ. What are the other factors that affects the attitudes? It is the genetic factors. Genetic factors. Genetic factors, they play a stronger role in shaping some attitudes than others. Genetic factors, देखो एक ये भी है कि लॉयर के बच्चे लॉयर बन रहे हैं, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, पॉलिटिशियंस के बच्चे पॉलिटिशियंस बन रहे हैं. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उनके घर में उस तरह का एटीट्यूड रहा है, तो दैट इज व्हाई दे आर लर्निंग दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, राइट? दैट इज पॉसिबिलिटी. एक और अगर तरीके से देखा जाए तो कई बार होता है ना कि मेरी जो फेवरेट चीज़ है वही मेरी मम्मी की भी फेवरेट चीज़ थी खाने में, होता है, राइट? सो यू हैव, फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक खीर. ठीक है, माई मदर ऑल्सो लाइक खीर. So my attitude has been formed because my mother also has the same kind of attitude. So I have inherited that attitude from her. Getting my point? My father, he is an environmentalist and he prefers to save the nature and not harming it. And I have inherited the same values and the same attitude within me. This is genetic factors. Although you cannot say that this has a dominant role to play in formation of attitude, but yet still it is a way of formation of attitude, right? कई बार आपने देखा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे पेरेंट्स गुस्सा करते हैं और बच्चे भी बचपन से ही गुस्सा करते हैं. हैव यू सीन दैट? किसी छोटे बच्चे को क्या बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम गुस्सा करो, तुम गुस्सा करो? Just no, na. But this is how the attitude is formed. This is genes also plays an important role in that case. Reading and observing the great personalities. Now you will explain me this. How can you form attitude by reading and
observing the great personalities, your role models, leaders. Explain me. We can get inspired from their stories Huh? or their shared experience, so we can actually look to a new perspective, Huh? and that can change a new attitude on us. हाँ, और बताओ. रोल मॉडल देखो, अगर मैं बात करूँ तो MS धोनी, द फॉर्मर क्रिकेट captain of Indian cricket team, have you learned anything from him? Isn't an inspiration for all youngsters in India? He belonged to a very poor, not of much, बहुत अच्छी फैमिली से नहीं बिलोंग करता था. उनके फादर जो है वो खुद रेलवे में कोई कर्मचारी थे, एंड देन ही वॉज अ TT in railway, and from there in he became the captain of Team India. एक अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी है. तो क्या हमने अपना एटीट्यूड उनके कारण कुछ चेंज किया? मेनी पीपल मस्ट हैव चेंज द एटीट्यूड कि इवन इफ यू आर फ्रॉम द लोवेस्ट स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी, दैट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट jump to the highest strata of the society. If you belong to the lower class, you can still become the upper class, right? Or the example, Prime Minister himself is an example for us, our Prime Minister. फिर सोचो, अब एग्जाम्पल सोचो. हाँ, राखी सावंत का एग्जाम्पल मत देना एग्जाम में, ठीक है? दैट शी वॉज रियली पुअर एंड देन सी टुडे. हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वेरी गुड. भगत सिंह, he has the bravery that he has inspired so many people today itself. हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, कुछ नहीं भी मिले ना, समझ ना आए तो हिस्ट्री से उठा लो, अपने लीडर्स को उठा लो जिनकी स्टोरी पता है. Raja Ram Mohan Roy, he is the great reformer. If today you look at Raja Ram Mohan Roy, that going against the society, because sati was the norm at that time period in the society, abolishing sati and changing, stopping that practice, he had a great role to in stopping that sati wali practice. He had a great role. So this is how you can frame these kind of examples, right? Clear है इसमें? Structure of attitude. Now, why structure? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? कंपोनेंट्स पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, ठीक है, और हमने एटीट्यूड फॉर्मेशन पढ़ा. Attitude structure, it answers how positive, it answers how positive and negative evaluations are organized. जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड है और नेगेटिव एटीट्यूड है, वो एक फ्रेम के अंदर किस जगह पे होने चाहिए, वो कैसे स्ट्रक्चराइज्ड हो जाते हैं, वो कहाँ पर प्लेस करे जाते हैं, वो आता है एटीट्यूड के स्ट्रक्चर में. देखो, एटीट्यूड को आप कितना भी आप अलग अलग जगह से फॉर्मेशन बताते हो, बट अगर हम नॉर्मल बोलचाल भाषा में बोले तो एटीट्यूड को आप कहोगे एक है पॉजिटिव एटीट्यूड और एक है नेगेटिव एटीट्यूड, यही तो कहोगे, ठीक है?
पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और जितने भी एटीट्यूड्स हैं दे विल बी लाइंग इन बिटवीन दीज टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स, राइट। अभी हमने कंपोनेंट्स पढ़े, हमने देखे कंपोनेंट्स में कैसे एटीट्यूड को ऑर्गेनाइज करा जाता है। अब स्ट्रक्चर में देखते हैं, मोस्टली देयर आर टू पर्सपेक्टिव फॉर एटीट्यूड स्ट्रक्चरिंग, दैट इज वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल। एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। आई हैव पॉजिटिव कॉग्निशन फॉर सेविंग लाइव्स। कॉग्निशन, ये मेरे पास नॉलेज है दैट आई हैव टू सेव लाइफ। Towards blood donation, but when asked to donate blood, that is behavioral aspect, I respond negatively because of negative emotion, fear of needles. समझो इस चीज को, मैं चाहती हूँ कि लोगों की जिंदगी बचे, ठीक है, इसलिए ब्लड डोनेशन होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि लोगों की जिंदगी बचे, तो ये सेविंग लाइव्स, दिस इज पार्ट ऑफ द कॉग्निशन, ठीक है। ब्लड डोनेट भी करना चाहिए, दैट इज पार्ट ऑफ बिहेवियर, क्योंकि ये एक्शन हो गया ब्लड डोनेशन, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू डोनेटिंग द ब्लड, आई रन अवे। व्हाई? बिकॉज आई फियर नीडल्स। आई फियर इज पार्ट ऑफ इमोशंस, दिस इज नेगेटिव। देखो अभी तक जब हमने कैब वाले मॉडल में पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, सारी चीजें पॉजिटिव 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 है, तीनों फैक्टर्स, राइट। तब जाके एटीट्यूड फॉर्मेशन हमने दिखाया था पॉजिटिव है। कैब वाले मॉडल में हमने क्या पढ़ा था, एक डांसिंग वाला, सिंगिंग वाला, वो वाला एग्जाम्पल याद करो, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था कि आई लव डांसिंग, ठीक है, आई लव डांसिंग, तो लव पॉजिटिव हो गया, लेकिन वो अफेक्शन का पार्ट हो गया क्योंकि वो इमोशंस है। मुझे पता है डांसिंग करने से क्या होता है, हम फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, इट इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म ऑल्सो, दिस इज द पॉजिटिव ऑल्सो, बट कम्स इन कॉग्निशन बिकॉज पार्ट ऑफ नॉलेज। देयरफॉर आई जॉइंड अ डांसिंग क्लास, सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव दैट आई जॉइंड द डांसिंग क्लास एंड दिस इज द एक्शन पार्ट, ठीक है। लेकिन अभी सब कुछ क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, राइट। इसलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म हुआ। लेकिन यहां हमने क्या देखा, एक सिचुएशन ऐसी आई इस पर्टिकुलर चीज में जहां पर कॉग्निशन पॉजिटिव है, बिहेवियर भी पॉजिटिव है, लेकिन अफेक्शन नेगेटिव आ गया। फिर क्या करोगे, एटीट्यूड फॉर्मेशन अल्टीमेटली कैसा होगा, कहां पर प्लेस करोगे उसको, ये एक कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम कैसे डील करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एटीट्यूड के स्ट्रक्चर को, एटीट्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कहां पर उसे प्लेस किया जाएगा। पहला है वन डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है। देखो इसमें क्या है, नॉर्मल सा यहाँ पर ऐसा वन डायमेंशनल पर्सपेक्टिव में ये बताया जाता है कि अगर किसी के पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसका साथ में नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होगा। अ पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन विल हैव पॉजिटिव एटीट्यूड ओनली, अ नेगेटिव एटीट्यूड पर्सन विल हैव नेगेटिव एटीट्यूड ओनली। दिस इज वन डायमेंशनल एटीट्यूड स्ट्रक्चर. And this perspective implies that there is a consistency in a person's attitude towards the attitude object. Consistency maintain होगी. Positive attitude, beliefs, emotions, behavior prevents the occurrence of negative beliefs, emotions and behavior. अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी पर्सन के पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, बिहेवियर है, बिलीव्स है, तो उसका मतलब उसके पास नेगेटिव नहीं होगा. हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. इसका आंसर हम नेक्स्ट में करेंगे. ठीक है. अब देखो एटीट्यूड को इस तरीके से वन डायमेंशनल में करते हैं. दिस इज नेगेटिव एलिमेंट, दिस इज पॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है. यहां से चलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव. ठीक है. थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो वीक
this portion is neutral, then again weak positive and this is strong positive. ठीक है, तो इस डायग्राम के हिसाब से कोई अगर नेगेटिव एलिमेंट के पास है तो यहाँ पर उसको कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव का मतलब है वो इसी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है एटीट्यूड में. हिज एटीट्यूड कॉम्प्रिहेंसिवली इज नेगेटिव ओनली. ग्रेजुअली वीक नेगेटिव, फिर न्यूट्रल है, फिर पॉजिटिव, फिर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव. यहाँ आएगा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पे, तो इसका मतलब उसके पास नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, तो मतलब सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड है. ये वन डायमेंशनल एटीट्यूड, ये क्लियर हुआ. देखो, देयर विल बी नो एटीट्यूडनल, ओ गॉड, there will be no attitudinal ambivalence. Ambivalence मतलब contradictory ideas existing about something, वो चीज नहीं होगा, कोई contradiction नहीं है. वन डायमेंशनल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि अगर स्ट्रॉन्ग है तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगी. ये वन डायमेंशनल पर्सपेक्टिव हमें एटीट्यूड के बारे में बताता है. एंड ऑब्वियसली दे आर एक्सट्रीम अपोजिट्स ऑफ अ स्केल. एक जगह नेगेटिव है, एक जगह पॉजिटिव है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर न्यूट्रल होगा. नोट डाउन कर लिया. शिवा, अब देखो हम उस बात पे आते हैं जो पहले क्वेश्चन पूछा था. क्या ऐसा हो सकता है कि अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो उसके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है? कैन बोथ कोएग्जिस्ट? इट कैन हैपन. आपका लाइफ में किसी एक चीज के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है तो दूसरी चीज के प्रति हो सकता है आपका कुछ नेगेटिव एटीट्यूड हो. दिस कैन हैपन. सो टू डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, टू डायमेंशनल पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि ये पूरा एक ग्राफ है, ये पॉजिटिव एलिमेंट है पूरा और ये है नेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स आर स्टोर्ड अलग टू डिफरेंट डायमेंशंस. पहले 1D था, ठीक है, एक ग्राफ था, लेकिन अभी हमने क्या देखा है 2D है, दो अलग अलग डायमेंशंस में स्टोर्ड है. फिर एक पोर्शन जो है पॉजिटिव एलिमेंट, इट रिफ्लेक्ट्स पॉजिटिव बिलीव्स, इमोशंस एंड बिहेवियर. नेगेटिव वाला इट रिफ्लेक्ट्स द नेगेटिव बिलीफ, बिहेवियर एंड एलिमेंट्स. राइट, अब इसको इस तरह से समझो कि इन दोनों की कोई भी दो कॉम्बिनेशंस कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. जैसे यहां पर अगर मैं देखूं पॉजिटिव एलिमेंट, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एलिमेंट यहां होगा और सबसे कम पॉजिटिव एलिमेंट यहां होगा. राइट, लेकिन ये होगा अभी भी पॉजिटिव ही. This is still positive. This is still positive, but यहाँ पर पॉजिटिव कम होगा. This is नेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पर भी नेगेटिव एलिमेंट है लेकिन यहाँ नेगेटिव एलिमेंट कम होगा. राइट, अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट ज्यादा है,
यहाँ नेगेटिव एलिमेंट कम है लेकिन है नेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पॉजिटिव एलिमेंट ज़्यादा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव एलिमेंट है लेकिन है कम, राइट? नाउ लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, दिस इज हाई पॉजिटिव एंड हाई नेगेटिव, यानी कि कोई एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है जिसका हाई पॉजिटिव एटीट्यूड है एंड साइमल्टेनियसली ही हैज हाई नेगेटिव एटीट्यूड टू, क्लियर? देन हाई पॉजिटिव और ये लो नेगेटिव है, देन कमिंग हियर दिस इज लो पॉजिटिव प्लस लो नेगेटिव. नाउ लुक एट इट हियर, लो positive but high negative. This is the two-dimensional perspective and it tells us that the people can possess any combination of positivity and negativity. Any combination. वो वाला जो पर्सपेक्टिव था जो कि वन डायमेंशनल था, इट इज एक्चुअली लिमिटेड. वो हमें ये बोलता था कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव